नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे आरती। बहुत सारे सवाल मेरे पास आए थे कि आरजे कैसे बना जाए, आरजे बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा व्लॉग आपके लिए मैं बनाऊं ताकि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल सकें। और चलिए मैंने अपने सफर की शुरुआत कैसे की, मैं इसी से शुरुआत करती हूँ ताकि आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मिल जाएंगे। मैं आरजे आरती हूँ। आज आपके बहुत सारे सवाल मेरे पास आए थे कि आरजे कैसे बना जाए, आरजे बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं और आरजे जब आप बन जाते हैं तो आपको पैसे कितने मिलते हैं। इस तरह के बहुत सारे सवाल मेरे पास आए, तो मैंने सोचा एक छोटा सा ब्लॉग आपके लिए बनाऊं और आपके सारे सवालों के जवाब आपको मैं दूं। तो मैंने सोचा कि आज आपको मैं अपने ही सफर की शुरुआत मैंने कैसे की मैं बताती हूँ। तो उम्मीद है कि आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। मैं आरजे बनने से पहले आकाशवाणी से जुड़ी थी काफी सालों से, और मैं युवाओं का जो कार्यक्रम था युवाणी, तो उसमें मैं टॉक शोज दिया करती थी। चलिए मैं आज आपको अपना ही सफर बताती हूँ और उम्मीद है कि आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। मैं आकाशवाणी से 1997 से जुड़ी हुई हूँ। जनवरी 1997, जहां तक मुझे याद आ रहा है, आप कह सकते हैं करीब करीब 23-24 साल पुराना सफर है ये। तो आकाशवाणी इलाहाबाद में एक कार्यक्रम आया करता था युवाणी। उस प्रोग्राम में मैंने टॉक शोज दिए हैं, पहले अंग्रेजी में, फिर हिंदी में वार्ताएं छोटी छोटी। फिर मैं उस प्रोग्राम को कंपेयर किया करती थी, मैं होस्ट थी। उसके बाद 2 साल 2.5 साल मैंने उसको उस कार्यक्रम को मैंने होस्ट किया, और उसके बाद शादी के बाद मैं दिल्ली आ गई। तो आकाशवाणी दिल्ली से मेरा जुड़ाव जो है वो मई 2000, हाँ देखिए मैं भूल रही हूँ, हाँ मई 2000 से है। तो जब मैं दिल्ली आई तो यहाँ पर एक पूरा चैनल था युवाणी, और उस वक्त मैं आकाशवाणी इलाहाबाद से छोटा सा कार्यक्रम होस्ट करके आई थी। जब मैंने यहाँ पर देखा कि अरे ये तो पूरा चैनल ही है युवाणी, तो फिर मैं यहाँ के युवाणी चैनल से जुड़ी। मैं वार्ताएं करती थी, छोटी छोटी परिचर्चाएं जो हैं उनका संचालन किया करती थी। फिर युवाणी चैनल में ही मैं अनाउंसर, उद्घोषक में बनी। मैंने ऑडिशन पास किया था इसका। और फिर आकाशवाणी की जो डीटीएच सेवा है, यानी कि डायरेक्ट टू होम सर्विस, उसमें मैं अनाउंसर बनी, उद्घोषक बनी। और अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरह से इसके ऑडिशन फॉर्म्स वगैरह निकलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। अगर ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप आकाशवाणी के किसी भी चैनल पर आप कार्यक्रम को होस्ट कर सकते हैं, उससे आप जुड़ सकते हैं। और जो इसके ऑडिशन फॉर्म्स होते हैं, ये आकाशवाणी का ही जो विभाग है, जो युवाणी विभाग है, जो डीटीएच विभाग है, वहीं पर इसके ऑडिशन फॉर्म्स जो हैं वो निकलते हैं। और ये आपको भरने पड़ेंगे, और उसके बाद आपकी एक स्वर परीक्षा ली जाएगी। कुछ लिखित भी होता है और कुछ मौखिक होता है। तो ये सारी परीक्षाएं पास करने के बाद फिर आपकी ट्रेनिंग होती है कि किस तरह से आप ऑन एयर लाइव जाते हैं। आपका जो टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, आपकी स्क्रिप्टिंग की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आप फिर शोज करने लगते हैं, उद्घोषणा करने लगते हैं। और आपको एक छोटी सी चीज मैं और बताऊं, ग्रेजुएट होना तो जरूरी है ही, साथ में थोड़ा सा आप कह सकते हैं लिखने पढ़ने वाला होना चाहिए। अगर आपको सामान्य ज्ञान आपका अच्छा है, भाषा पर अच्छी पकड़ है, तभी आप आकाशवाणी से जुड़ सकते हैं या रेडियो जॉकी बन सकते हैं। खैर, उसके बाद आकाशवाणी और डीटीएच से मैं आकाशवाणी का डीटीएच और जो युवाणी चैनल था, मैं उसको होस्ट कर रही थी, उद्घोषणा कर रही थी। फिर कुछ समय के बाद जो आकाशवाणी का ही एफएम गोल्ड चैनल है, एफएम का ऑफिस है आकाशवाणी प्रेमिसेस के अंदर ही, वहीं पर स्वर परीक्षा के फॉर्म निकले थे रेडियो जॉकी के। तो जैसे हमें पता चला तो वहां सेक्शन से जाकर ही हमने फॉर्म लिए, भरा, और फिर उसकी स्वर परीक्षा होती है। तो मैं अब आपको बताऊं कि एफएम के रेडियो जॉकी की जो स्वर परीक्षा होती है वो थोड़ी सी कठिन होती है। भाषा का ज्ञान, मैं ये तो नहीं कहती कि बहुत उच्च स्तरीय, लेकिन अच्छा ज्ञान होना जरूरी है। जो भी भाषा आपको आए, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए। और आप कह सकते हैं कि लिखने पढ़ने वाला इंसान को होना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें आपको लिखने को दी जाती है, तो वो आपकी जो रचना है वो बिल्कुल मौलिक होनी चाहिए।
मतलब आप कह सकते हैं कि और आपको अलग अलग विषयों पर आपको दिया जाएगा कोई भी एक टॉपिक, उस पर आपको लिखना होगा, क्योंकि जो एफएम के आरजेज होते हैं वो अपने स्क्रिप्ट खुद से लिखते हैं, अपना कार्यक्रम खुद से बनाते हैं और फिर उसे खुद से होस्ट करते हैं। तो एफएम की जो स्वर परीक्षा थी, जिसमें आपको हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू के कठिन शब्द दिए जाते हैं, आपको स्क्रिप्ट दी जाती है लिखने की, और सबसे जो सवाल आते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है, तो मैं आपको बताऊं, अंग्रेजी के कुछ कठिन शब्द आपको दिए जाएंगे उच्चारण के लिए, और फिर उसकी स्पेलिंग वगैरह भी आपसे पूछी जाएगी, क्योंकि जो जजेस बैठे होते हैं पैनल में वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। हिंदी में हिंदी का उच्चारण आपका सही होना चाहिए, जो कि बहुत सारे लोग गलती करते हैं, जैसे कि फल को कहेंगे फल, फूल, सफलता, फांसी, ये सारे गलत उच्चारण हैं। सही उच्चारण है फल, फूल, सफलता, फांसी। इसी तरह से अंग्रेजी में टंग ट्विस्टर्स आपको दिए जाते हैं, जैसे कि शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर ऑफ सेशल्स, साशा साशा साशा, ये आपको बिल्कुल धारा प्रवाह बोलना होता है। और फिर आपसे अचानक एक्सटेम्पोर बोलने को कहा जाएगा, बिना कुछ लिखे हुए और बिना कुछ देखे हुए। जैसे कि मेरे से पूछा गया था कि आप मूल रूप से किस शहर की हैं, मैंने कहा मैं इलाहाबाद की हूं सर। तो जो जज थे उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है आप इलाहाबाद के बारे में बताइए, ना ही आपको कुछ लिखना है और ना ही आपको कुछ कहीं से देखना है, अपने आप बताइए इलाहाबाद के बारे में, और आपको 2, 2.5, 3 मिनट करीब आपको बोलना है धारा प्रवाह। तो ये तो आप तभी कर पाएंगे जब अच्छा होगा। इसलिए लिखने पढ़ने वाला होना बहुत जरूरी है, भाषा का ज्ञान होना जरूरी है, मिनिमम ग्रेजुएट होना जरूरी है, सामान्य ज्ञान आपका अच्छा होना जरूरी है, साथ में अलग अलग विषयों पर थोड़ी थोड़ी पकड़ होनी जरूरी है, धर्म, ज्ञान, दर्शन या जो करंट अफेयर्स हैं उस पर। छोटी छोटी सामान्य ज्ञान की चीजें भी आपको आनी चाहिए। अगर आप हमेशा लिखते पढ़ते रहेंगे तो आपको हर विषय के बारे में थोड़ी ना थोड़ी जानकारी जो है, थोड़ी बहुत, वो सब आपको मिलती रहेगी। तो मैं अपना ही सफर बता रही थी कि जून 2006 में मैंने स्वर परीक्षा पास की थी। फिर 6 महीनों की बहुत कठिन ट्रेनिंग होती है। कठिन तो मैं कहूंगी ही, क्योंकि जो स्क्रिप्टिंग होती है वो आपको सिखाई जाती है, आपको टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है, और तभी आप ऑन एयर लाइव जा सकते हैं। और साथ में ये भी है कि जब आप ऑन एयर लाइव जाते हैं तो बिल्कुल लाइव होता है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है आपके प्रोग्राम की। आप जो बोलते हैं वो सीधे एयर पर जाता है, लोग सुनते हैं, तो फंबल की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती। आपकी सांस पर आपका जो नियंत्रण है वो होना बहुत जरूरी है। तो ये तो बहुत कठिन अभ्यास से, कड़े परिश्रम से ही आता है। तो 6 महीनों की हमारी ट्रेनिंग हुई थी, और नवंबर 2006 से मैं एफएम गोल्ड पर शोज कर रही हूं, और ये सिलसिला जो है वो चल रहा है पिछले 14 सालों से। और इसमें अब आप सोच रहे होंगे कि जो आपने पारिश्रमिक की बात आपने जो पूछी थी, तो मैं आपको बता दूं, जो प्राइवेट एफएम चैनल्स होते हैं तो वो मंथली बेसिस पर सैलरी देते हैं। ये हर चैनल का अपना अलग अलग हिसाब है कि कौन सा आरजे जो एक प्राइमरी लेवल पर है या कुछ और सीनियर लेवल पर है, तो उसको किस हिसाब से तनख्वाह दी जाए, वो महीने की महीने तनख्वाह देते हैं। लेकिन जो आकाशवाणी के एफएम चैनल्स हैं, जैसे कि एफएम गोल्ड है, एफएम रेनबो है, एफएम गोल्ड से मेरा जुड़ाव मैंने आपको बताया, ये आपको पर ड्यूटी के हिसाब से आपको पैसे देते हैं कि आप महीने में 4 दिन आप जाते हैं आकाशवाणी, 5 दिन जाते हैं, 6 दिन जाते हैं, तो आपको पैसे उसी हिसाब से मिलते हैं। और इसके अलावा कोई लुकिंग बैक इसमें नहीं होती कि अगर आप एक बार आपकी आवाज जो है उस पर आपने उस ऑडिशन को क्लियर कर लिया एफएम पर, तो फिर आप वॉइस ओवर वगैरह बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। कोई लुकिंग बैक नहीं, लोग लाखों रुपए कमाते हैं। तो इस तरह से जो मेरा सफर, मैं अपनी ही बात कर रही थी, ये जो सफर मेरा शुरू हुआ तो ये आज तक चल रहा है, और उम्मीद है कि आगे भी चलता रहेगा, आप लोग सुनते रहेंगे। तो उम्मीद है कि आपके काफी सारे सवालों के जवाब तो मैंने दे दिए होंगे, फिर भी जो कुछ भी रह गए हैं तो आप हमें जो क्वेश्चन करिएगा, आप हमें कमेंट करिए, तो हम उसको पढ़ करके फिर मैं अगला जो मैं व्लॉग आपके लिए बनाऊंगी तो उसमें मैं कोशिश करूंगी आपके और भी जो और सवाल आपके निकल कर आ रहे हैं, मैं उस सारे सवालों के जो जवाब हैं आपको दे सकूं। थैंक यू।